नमस्कार दोस्तों, मैं दिया गौर आपका हमारे चैनल त्रिनेत्रा माइंड टीजीटी पीजीटी में स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले टर्न में हमने चर्चा की थी कला क्या है, कला के प्रकार क्या हैं, कला के कितने वर्गीकरण हैं। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे कला के भेद क्या हैं और कला की क्या अवधारणाएं हैं, क्या परिभाषाएं हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं कला की। तो इन सब पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज जो पहला टॉपिक होगा वो होगा कला के भेद क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कला के भेद। कला के भेद। ठीक है दोस्तों, क्या है आज हमारा पहला टॉपिक? वो है कला के भेद। तो कला के भेद में जो हम डिस्कस करेंगे वो ललित कलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? ललित कलाओं के बारे में। तो हमारी ललित कलाएं कितनी हैं? 5। कितनी कलाएं हैं हमारी ललित कलाएं? 5। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला या स्थापत्य कला। वास्तुकला या स्थापत्य कला। फिर है आपकी संगीत कला। क्या है? संगीत कला। और नेक्स्ट है आपकी काव्य कला। काव्य कला। तो दोस्तों, ये क्या है? आपकी ललित कलाएं। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम लोग कला के भेद में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला जो भेद है वो है हमारा रूप के आधार पर। किसके आधार पर है? रूप के आधार पर। रूप के आधार पर। रूप के आधार पर कितनी मतलब कलाओं के भेद हैं? तो रूप के आधार पर कलाओं के भेद हैं 2। कितने भेद हैं? 2। तो एक है रूपात्मक कला। कौन सी कला है? रूपात्मक कला या स्थान आधारित कला। स्थान आधारित कला या फिर अचल कला। कौन सी कला? अचल कला। रूपात्मक कला को हम बोलते हैं स्थान आधारित कला या फिर अचल कला भी बोलते हैं। तो जो रूपात्मक कला है वो कैसी है? रूप का दर्शन जिसमें हो, जिसमें रूप का दर्शन हो। तो आपकी जो संगीत कलाएं हैं, सॉरी, जो आपकी ललित कलाएं हैं, स्टार्टिंग की ये जो तीनों कलाएं हैं आपकी, तो ये तीनों कलाएं, इनमें क्या होती है? रूप की प्रधानता होती है। तो ये रूपात्मक कला पर आधारित कलाएं हैं। ये कौन सी कलाएं हैं? ये है आपकी रूपात्मक कला पर आधारित कलाएं। तो इसमें पहली कौन सी कला आ जाएगी? आपकी चित्रकला। इसमें दूसरी आएगी आपकी मूर्तिकला। एंड जो तीसरी होगी वो होगी आपकी वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला। क्या होगी? वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला। जो वास्तुकला है आपकी, उसका एक एग्जाम्पल है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है कि आप जैसे आगरा का जो ताजमहल है, आप उसका दर्शन करने जाओ। आप जब उसे देखोगे तो आप उसका क्या करोगे? आप उसके रूप का दर्शन करोगे। तो ये क्या हुई? आपकी रूपात्मक कला। तो रूपात्मक कला है जो कि स्थान आधारित कला है, और ये एक अचल कला है। ये स्वयं चलकर नहीं आएगा ताजमहल आपके पास, आपको खुद वहां पर जाना पड़ेगा। तो ये कला कौन सी कला हुई? स्थान आधारित कला या फिर अचल कला या रूपात्मक कला। सेकंड है आपका इसी में गत्यात्मक कला। गत्यात्मक कला। गत्यात्मक कलाएं होती हैं जो गति पर आधारित हो, जो कि चल कलाएं हो। क्या होती हैं? जो गति पर आधारित हो। गति पर आधारित और होती है चल कला। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा आपको, जैसे ये बोल रहे हैं कि गत्यात्मक कला क्या होती है? गति पर आधारित कला होती है।
जैसे कि आप अपने घर में और घर में ही आपके पड़ोस में कहीं पर एक कवि सम्मेलन चल रहा है और उस कवि सम्मेलन में आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको उसकी ध्वनि आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है, तो वो क्या हुई आपकी गत्यात्मक कला, गति पर आधारित कला। क्योंकि वो जो कवि सम्मेलन है वो उसकी ध्वनि आपके पास स्वयं चल कर आ रही है, आपको वहां जाना नहीं पड़ रहा। तो ये कैसी हो गई? गति पर आधारित कला या फिर चल कला। कैसी हुई? गति पर आधारित कला या फिर चल कला। तो ये है आपकी गति पर आधारित कला या चल कलाएं होती हैं आपकी संगीत कला या फिर काव्य कला। तो इसमें पहला जो आएगा वो आएगा आपका संगीत कला और इसमें दूसरा आएगा आपका काव्य कला। क्या आएगा आपका? काव्य कला। नेक्स्ट जो इसमें भेद है वो है मूर्तता के आधार पर। किसके आधार पर? मूर्तता के आधार पर। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका मूर्तता के आधार पर। मूर्तता के आधार पर भी कला के दो भेद हैं। कला के कितने भेद हैं? दो भेद। मूर्त कला या फिर अमूर्त कला। मूर्त कला या फिर आपकी होती है अमूर्त कला। अमूर्त कला। तो जो मूर्त कलाएं होती हैं, मूर्त कलाएं वो कलाएं होती हैं जिनमें जिसे हम देख सकते हो, जिनका कोई रूप हो, जिसे हम देख सकते हो, जिसका कोई रूप हो, तो वो कैसी कलाएं होती हैं? वो होती हैं आपकी मूर्त कलाएं। तो मूर्त कलाओं में जैसे कि आप चित्रकला है, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, इन सभी के आप रूप का दर्शन कर सकते हो, इन्हें आप देख सकते हो। तो ये कैसी कलाएं हुई आपकी? मूर्त कला। तो इसमें कौन कौन सी कलाएं आ जाएंगी आपकी? चित्रकला, नेक्स्ट मूर्तिकला और वास्तुकला। अब आता है आपका अमूर्त कला। तो अमूर्त कला क्या होती है? अमूर्त कलाएं होती हैं जिनका कोई रूप ना हो, जिन्हें हम देख ना सकें, तो वो कौन सी कलाएं होती हैं? अमूर्त कलाएं। तो अमूर्त कलाओं में कौन सी कलाएं आएंगी आपकी? लास्ट की ये दोनों कलाएं, संगीत कला और काव्य कला। संगीत कला और संगीत कला और कौन सी आएगी? काव्य कला। काव्य कला। तो आप समझ पा रहे हैं मूर्तता के आधार पर कलाओं के कितने भेद हैं? दो भेद है, मूर्त कला और अमूर्त कला। तो जो मूर्त कला है वो कला होती है जिसमें हम उसका रूप का दर्शन कर सकें, जिसे हम देख सकें। तो वो कौन सी कला होती है? वो होती है आपकी मूर्त कला। जैसे कि आपकी चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला, इन तीनों का ही हम रूप का दर्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी अमूर्त कला। तो अमूर्त कला में क्या है? जिसे हम देख ना सकें और जिसके रूप का दर्शन ना कर सकें। तो संगीत कला और काव्य कला कैसी कलाएं होंगी आपकी? ये होंगी आपकी अमूर्त कलाएं। कैसी कलाएं होंगी? अमूर्त कलाएं। तो अब आपका जो नेक्स्ट जो होगा वो होगा इंद्रियों के आधार पर भेद। किसके आधार पर होगा? इंद्रियों के आधार पर भेद। कलाओं का इंद्रियों के आधार पर भेद। तो नेक्स्ट होगा आपका इंद्रियों के आधार पर भेद। क्या होगा आपका? इंद्रियों के आधार पर भेद। इंद्रियों के आधार पर भेद। इंद्रियों के आधार पर भेद। तो जिसमें पहला जो भेद होगा वो होगा आंख को आनंद देने वाली कला। आंख को आनंद देने वाली कला। तो पहली कला क्या है आपकी? आंख को आनंद देने वाली
कला, आंख को आनंद देने वाली कला। तो आंख को आनंद देने वाली कलाएं कौन सी होती हैं? वो होती हैं आपकी चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। ये तीनों ही कलाएं कैसी होती हैं? क्योंकि हम इनको देख सकते हैं, हम इनका आनंद ले सकते हैं, देखकर इनके रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो ये कैसी हुई? आंख को आनंद देने वाली कलाएं। तीनों ही जो कलाएं हैं आपकी, एक, दो और ये तीनों ललित कलाएं जो हैं, तीनों ही आपकी कौन सी कलाएं हैं? आंख को आनंद देने वाली कलाएं। तो कौन कौन सी हैं इसमें? नंबर फर्स्ट चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला या स्थापत्य कला। इसी में आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका है नेक्स्ट कान को आनंद देने वाली कला। कौन सी कला है? कान को आनंद देने वाली कला है। पहली आंख को आनंद, दूसरी है कान को आनंद देने वाली कलाएं। कौन सी कलाएं हैं? कान को आनंद देने वाली कलाएं। तो कान को आनंद देने वाली कलाएं कौन सी होती हैं? कान को आनंद देने वाली कलाएं होती हैं जिनको आप अपने जिनसे शब्द और अर्थ दोनों का ही आप आनंद ले सकें, जो ध्वनि आपके कानों तक जाए। तो जो संगीत कला होती है, काव्य कला होती है, ये दोनों कलाएं किसमें आती हैं आपकी? ये दोनों ही कलाएं आपकी आती हैं इसमें कान को आनंद देने वाली कला में, संगीत कला और काव्य कला। संगीत कला और आएगी काव्य कला। नेक्स्ट आपका थर्ड है आंख और कान दोनों को आनंद देने वाली कलाएं कौन सी हैं? जो आंख को भी आनंद दे और कान को भी आनंद दे। तो वो कलाएं कौन सी होती हैं? थर्ड है आपका आंख और कान को आनंद देने वाली कला। आंख और कान को आनंद देने वाली कला। तो आंख और कान को जो आनंद दे सकती हैं तो वो क्या है आपकी? जिससे आपको आंख को भी आनंद मिले और कान को भी। तो वो कौन सी कला है? जैसे कि नृत्य। नृत्य में क्या होता है? उसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो नृत्य को क्या कर सकते हो? आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। कोई नाटक चल रहा है तो उसमें क्या करोगे आप? उसको आप देखोगे भी और उसको क्या करोगे? आप उसे सुनोगे भी। तो दोनों में आप दोनों का आनंद ले रहे हो, आंख और कान दोनों से। और एक हुआ संगीत। तो संगीत की जो ध्वनि होगी उसको क्या करोगे आप? संगीत जो देखोगे, संगीत जो चल रहा होगा उसको क्या कर पाओगे? आप सुन भी पाओगे और देख भी पाओगे। तो इसमें जो आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी आपकी? नृत्य, नाटक और संगीत। नृत्य, नाटक और संगीत जो आंख और कान दोनों को आनंद देने वाली कला है। नृत्य, नाटक और संगीत। नेक्स्ट जो इसमें आपका टॉपिक है वो है आपका मनोविज्ञान के आधार पर। किस पर है वो? आपका किस पर है? नेक्स्ट जो है आपका वो है मनोविज्ञान के आधार पर। आपका है मनोविज्ञान के आधार पर कला का भेद। मनोविज्ञान के आधार पर कला का भेद। तो जो इसमें जो पहला भेद है वो क्या है आपका? अलंकरणात्मक कला। कौन सा है? अलंकरणात्मक कला। पहला भेद है अलंकरणात्मक। अलंकरणात्मक। तो अलंकरणात्मक भेद में कौन सा आएगा? जिसमें अलंकरण हो रहा हो, जिसमें सौंदर्य का दर्शन हो रहा हो। तो वो कौन सी है? श्रृंगार कला। कौन सी कला होगी? श्रृंगार कला। तो इसमें कौन सी आएगी आपकी? श्रृंगार कला। जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि
के मनोविज्ञान के आधार पर कला के कितने भेद हैं? तो आप बताओगे अलंकरणात्मक कला, अनुकरणात्मक कला। तो अलंकरणात्मक कला में कौन सी कला आती है आपकी? तो आप बताओगे श्रृंगार कला। अलंकरणात्मक कला में आती है आपकी श्रृंगार कला। और नेक्स्ट जो है आपका, इसमें है आपका अनुकरणात्मक अनुकरणात्मक। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका अनुकरणात्मक कला। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका अनुकरणात्मक कला। कौन सा है? अनुकरणात्मक कला। तो अनुकरणात्मक कला में क्या आता है? अनुकरणात्मक कला में आता है जिसमें हम किसी का अनुकरण कर सकें, किसी को देखकर, कोई भी चीज हमारे सामने रखी हुई है, कोई वस्तु, उसे देखकर हम दूसरा कुछ ऐसा ही बना दें, तो वो क्या होती है? अनुकरणात्मक कला। तो चित्रकला या मूर्तिकला, तो ये दोनों किस में आएंगे? इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? चित्रकला और मूर्तिकला। अनुकरणात्मक कला में कौन सी कलाएं आएंगी? चित्रकला और मूर्तिकला। चित्रकला और मूर्तिकला। और इसमें नेक्स्ट जो थर्ड होगा वो होगा आत्म अभिव्यंजनात्मक कला। क्या होगा? आत्म अभिव्यंजनात्मक कला। आत्म अभिव्यंजनात्मक कला में क्या आता है? आत्म अभिव्यंजनात्मक कला में आता है जिसमें मनुष्य अपने भावों को दर्शित कर सके, जिसमें मनुष्य अपने भावों को दर्शित कर सके। ठीक है, आत्म अभिव्यंजनात्मक कला में क्या आता है? जिसमें मनुष्य अपने भावों को दर्शित कर सके। जैसे कि किसमें दर्शित कर सकता है वो आपका? तो वो कर सकता है कला बनाकर, कुछ भी दृश्य में कर सकता है, नृत्य में कर सकता है। तो ये क्या आएंगी आपकी? आत्म अभिव्यंजनात्मक कला। क्या आएंगे? आत्म अभिव्यंजनात्मक कला, जिसमें मनुष्य अपने भावों को अभिव्यंजित कर सके। किसी नृत्य में वो अपने भावों को अभिव्यंजित कर सकता है, अपने भावों को दिखा सकता है नृत्य के द्वारा। कोई भी कविता है उसमें वो अपने भावों को दिखा सकता है। तो ये सब कलाओं में वो अपने भावों को प्रदर्शित कर सकता है। किस किस में? नृत्य में, चाहे कविता में। तो ये जिसमें मनुष्य आत्म अभिव्यंजनात्मक कला कौन सी होती है? जिसमें मनुष्य अपने भावों को प्रदर्शित कर सके, जिसमें मनुष्य अपने भावों को दर्शित कर सके। जैसे क्या आएगा? नृत्य, नाटक और जैसे कविता। इसमें वो क्या कर सकता है? अपने मनोभावों को दर्शित कर सकता है। क्या कर सकता है वो? अपने मनोभावों को दर्शित कर सकता है, जिसमें मनुष्य अपने मनोभावों को दर्शित कर सके। तो वो कौन सी कला होती है? आत्म अभिव्यंजनात्मक कला। नेक्स्ट जो इसमें है आपका अनुकरण आधारित कला। अनुकरण के आधार पर कलाओं के भेद क्या है? अनुकरण के आधार पर कला के भेद। अनुकरण के आधार पर कलाओं के भेद। जो हमारा पांचवा होगा वो होगा भेद, अनुकरण आधारित भेद। क्या होगा? अनुकरण आधारित भेद। अनुकरण पर आधारित कला। इसमें पहला क्या होगा? इसके अंदर अनुकरण पर आधारित कला। तो अनुकरण पर आधारित कलाएं कौन सी होती हैं? चित्रकला, मूर्तिकला। तो ये कैसी कलाएं हैं आपकी? अनुकरण पर आधारित कलाएं आएंगी। चित्रकला,
मूर्तिकला, चित्रकला, मूर्तिकला, ये कैसी कलाएं हैं आपकी? अनुकरण पर आधारित कलाएं। कैसी कलाएं हैं? अनुकरण पर आधारित कलाएं। जैसे संगीत का भी आप अनुकरण कर सकते हो, संगीत का भी अनुकरण कर सकते हैं आप, है ना, काव्य का भी अनुकरण कर सकते हैं। तो ये सभी किस में आ जाएंगी? अनुकरण पर आधारित कलाओं में। संगीत, काव्य। नेक्स्ट है आपका अनुकरण पर आधारित न होने वाली कला। अनुकरण पर आधारित न होने वाली कला, तो वो कौन सी कला है? अनुकरण पर आधारित न होने वाली कला। अनुकरण पर आधारित न होने वाली कला कौन सी है? वास्तुकला। कौन सी कला है? वास्तुकला। कौन सी कला है बच्चों? वास्तुकला। तो आपके 5 भेद हो गए। ये कितने भेद हो गए आपके? 5 भेद हो गए। तो कलाओं के भेद कितने हैं? 5। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? वो होगा कला की परिभाषाएं या अवधारणाएं। क्या होगा? कला की परिभाषाएं या अवधारणाएं। तो हमारा यहाँ पे ये आपका कला के भेद कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा होगा अनुकरण पर। तो बच्चों ये हमारे जो हैं कला के भेद हो चुके हैं। और जो अब हमारा जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसी में, वो होगा कला की अवधारणाएं या कला की परिभाषाएं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कला की परिभाषाओं पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कला की अवधारणाएं या परिभाषाएं। कला की अवधारणाएं या परिभाषाएं। तो हमारे जो इसमें पहले जो विद्वान हैं वो कौन है? प्लेटो साहब। कौन है? प्लेटो साहब। तो चलिए हम जानते हैं कि प्लेटो साहब हैं कौन। तो हमारे पहले कौन है? प्लेटो साहब। प्लेटो साहब। तो जो आपके जो प्लेटो हैं, ये जो थे ये ग्रीक, ये कौन थे? ग्रीक या यूनान के विद्वान थे। कौन थे? ग्रीक। ग्रीक का मतलब या यूनान। ग्रीक या यूनान में ग्रीक या यूनान में पैदा हुए विद्वान थे, जो कि क्लासिकल पीरियड में पैदा हुए थे। किसमें हुए थे? क्लासिकल पीरियड में। क्लासिकल पीरियड में प्लेटो साहब जो हैं वो ग्रीक मतलब यूनान से संबंधित क्लासिकल पीरियड में पैदा हुए कौन थे? ये विद्वान थे। ये ग्रीक या यूनान से संबंधित क्लासिकल पीरियड में पैदा हुए ये कौन थे? ये विद्वान थे। तो इनकी कुछ फेमस जो चर्चित जो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, तो वो कौन सी पुस्तकें हैं इनकी? वो हैं इनकी पुस्तकें, पहली है रिपब्लिक। कौन सी है? पहली पुस्तक का नाम क्या है इनका? इनकी पहली पुस्तक का जो इनकी फेमस पुस्तक है वो है आपकी रिपब्लिक। और जो इनकी सेकंड पुस्तक है वो है इनकी सिंपोजियम। कौन सी पुस्तक है? इनकी सेकंड जो पुस्तक है वो है सिंपोजियम। इनकी ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, सिंपोजियम और रिपब्लिक पुस्तकें। अब आता है, इन्होंने प्लेटो साहब ने काव्य को क्या माना है? कला। काव्य को इन्होंने कला माना है प्लेटो साहब ने। काव्य तो एक है सौंदर्य। तो जो प्लेटो साहब हैं इन्होंने काव्य को क्या माना है? काव्य को इन्होंने कला माना है। काव्य को क्या माना है? कला। और जो सौंदर्य है, सौंदर्य को इन्होंने कला का प्राण माना है। कला का प्राण किसे माना है? सौंदर्य को। सौंदर्य को
कला का प्राण माना है। कला का प्राण माना है। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो दी है कि कला प्रकृति की अनुकृति है। इन्होंने बोला है कि कला प्रकृति की अनुकृति है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कला प्रकृति की कला प्रकृति की अनुकृति है। तो प्रकृति है क्या? प्रकृति है क्या? प्रकृति है आपकी जो भी कुछ आप इस संसार में देख रहे हैं, तो वो सभी क्या है? वो सब प्रकृति है। चाहे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, पहाड़, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सभी हैं आपके प्रकृति रूपी, ये सभी वस्तुएं हैं। तो ये सभी आपके क्या है? ये प्रकृति है। जो भी कुछ आप चीजें देख रहे हैं, ये जो मनुष्य ने बनाई है, हाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो ईश्वर ने बनाया है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, पहाड़, तो ये सभी क्या है? ये सभी प्रकृति है। अब इसमें ये क्या हो गया? जो भी मनुष्य ने, जो भी ईश्वर ने बनाया है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, तो वो तो हुआ प्रकृति। और कला क्या है? कला होती है किसी भी मतलब प्रकृति की किसी भी वस्तु को देखकर आप सेम उसके अंग विशेष को देखकर सेम वैसा ही आप बना दें, तो वही क्या है? वही कला है। प्रकृति की भी किसी भी वस्तु को देखकर, उसके किसी भी अंग विशेष को देखकर उसके जैसा ही आप दूसरा बना दें, तो वो क्या है? वो कला है। वो क्या है? वो क्या है? वो कला है। उसके जैसा देखकर दूसरा बना दें, वो कला है। तो इन्होंने यहां पर प्लेटो साहब ने प्रकृति को क्या माना है? ईश्वर। प्लेटो साहब ने प्रकृति को क्या माना है? ईश्वर माना है। और परम सत्य माना है। क्या माना है? परम सत्य, सार्वभौम सत्य, सार्वभौम सत्य। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि कला ईश्वर रूपी प्रकृति, परम सत्य, सार्वभौम सत्य की अनुकृति है। इसे आप कैसे बोल सकते हो कि जो कला है वो ईश्वरी रूपी प्रकृति, परम सत्य, सार्वभौम सत्य की अनुकृति है। ऐसा कौन बोलते हैं? प्लेटो साहब। तो इन्होंने बोला है कि कला सत्य की अनुकृति है। क्या है? कला सत्य की अनुकृति है। ठीक है। तो इसमें से जो आपके प्लेटो साहब के जो डेफिनेशन उन्होंने दी है, इसमें से एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्लेटो साहब कौन से पीरियड के थे? प्लेटो साहब कौन से पीरियड के थे? तो आप बताओगे क्लासिकल पीरियड। कौन से पीरियड के थे प्लेटो साहब? क्लासिकल पीरियड। और जो प्लेटो साहब थे वो कौन से देश के थे? तो आप क्या बताओगे? ग्रीक या यूनान। क्या बताएंगे आप? ग्रीक या यूनान। तीसरा जो आपका इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा, तीसरा, वो क्या बनेगा? उनकी कौन सी फेमस पुस्तकें हैं, उनका नाम बताइए। तो आप क्या बताओगे? रिपब्लिक। और चौथी, आपका जो चौथा क्वेश्चन बन सकता है वो है सिंपोजियम। नेक्स्ट है इसमें जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है कि काव्य को प्लेटो साहब ने क्या माना है? काव्य को प्लेटो साहब ने क्या माना है? उन्होंने क्या माना है? इसे कला। सौंदर्य को प्लेटो साहब ने क्या माना है? वो माना है कला का प्राण। क्या माना है? कला का प्राण। जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो सौंदर्य को प्लेटो साहब ने क्या माना है? कला का प्राण। और काव्य को क्या माना है उन्होंने? कला। और उन्होंने प्रकृति को ईश्वर रूपी परम सत्य, सार्वभौम सत्य माना है। प्रकृति को क्या माना है? ईश्वर रूपी परम सत्य, सार्वभौम सत्य माना है। तो उन्होंने बोला कि कला सत्य की अनुकृति है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये डेफिनेशन किसने दी है कि कला सत्य की अनुकृति है।
तो ये दिया है प्लेटो साहब ने। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कला प्रकृति की अनुकृति है, तो भी ये भी प्लेटो साहब के द्वारा बताई गई है। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्लेटो साहब के बारे में, जो उन्होंने डिफाइन किया है कला की परिभाषा के बारे में। नेक्स्ट जो है वो आते हैं आपके अरस्तु जी। कौन आएंगे? अरस्तु जी। नेक्स्ट कौन है? अरस्तु जी हैं। तो चलिए जानते हैं अरस्तु जी का कला के विषय में क्या विचार है। हम अब इसके बारे में जानेंगे कि अरस्तु जी का कला के विषय में क्या विचार है। तो हमारे जो सेकंड जो विद्वान हैं, सेकंड विद्वान कौन है हमारे? अरस्तु साहब। अरस्तु साहब कौन है? हमारे सेकंड विद्वान। तो ये जो है ये ग्रीस या यूनान से संबंधित है ये। ठीक है, और जो अरस्तु साहब हैं ये किसके शिष्य हैं? ये हैं आपके अरस्तु साहब प्लेटो साहब के शिष्य। किसके हैं? प्लेटो जी के शिष्य। प्लेटो के, अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं। और ये अरस्तु जो हैं गुरु किसके हैं? अरस्तु गुरु किसके हैं? सिकंदर महान के। सिकंदर महान के ये गुरु हैं। सिकंदर महान के गुरु हैं। अब जो है अरस्तु साहब ने जो उनकी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो उनकी पुस्तक है वो कौन सी है? अरस्तु साहब की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है भाषण शास्त्र। क्या है वो? भाषण शास्त्र। ये किसकी पुस्तक है? अरस्तु साहब की। भाषण शास्त्र अरस्तु साहब की प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अरस्तु भाषण शास्त्र की। इनकी अरस्तु की पुस्तक है भाषण शास्त्र। और इन्होंने अनुकरण का सिद्धांत भी दिया है। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है जो इनका फेमस सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत। इन्होंने इनकी जो फेमस जो प्रसिद्ध जो चर्चित जो पुस्तक है वो है भाषण शास्त्र, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, अनुकरण का सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। अब जो इन्होंने लिखा है वो क्या लिखा है कि कला अनुकृति है, कला अनुकरण है। कला अनुकरण है। उन्होंने क्या बोला है कि कला अनुकृति है या कला अनुकरण है। तो इसमें जो अरस्तु साहब की जो डेफिनेशन है जो इन्होंने दी है, इनके बारे में जो इतने सारे जो आपको बताए गए क्वेश्चंस, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकते हैं कि जो अरस्तु साहब हैं वो किसके शिष्य थे? तो पहला आपका जो इसमें बनेगा वो बनेगा प्लेटो के शिष्य थे ये। सेकंड, अरस्तु साहब किसके गुरु थे? सिकंदर महान के गुरु थे। ये किसके गुरु थे? सिकंदर महान के। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? थ्योरी ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत। इनकी फेमस चर्चित महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो क्या है? भाषण शास्त्र। क्या है? भाषण शास्त्र। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन होगी वो होगी क्रोचे साहब की। किसकी होगी? क्रोचे साहब की। हाँ, तो ये आपके हुए क्रोचे साहब थे। तो माफ कीजिएगा, इसमें आपके यहाँ पर आएगा आपका थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ये गलत लिख गया, यहाँ आएगा आपका थ्योरी ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत। तो अब आपका जो नेक्स्ट है वो है आपके अरस्तु जी, सॉरी अरस्तु नहीं, क्रोचे साहब जी।
नेक्स्ट है आपके क्रोचे। क्रोचे तो ये जो क्रोचे हैं ये इटालियन थे, मतलब कि इटली के रहने वाले थे। ये इटालियन थे, इटली के रहने वाले थे। इन्होंने कला में एक सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, अंतःप्रज्ञा का सिद्धांत। इन्होंने कला में जो एक सिद्धांत दिया है वो है इनका थ्योरी, क्रोचे साहब ने जो सिद्धांत दिया है थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, अंतःप्रज्ञा का सिद्धांत। तो क्रोचे साहब का मानना है कि कला अभिव्यक्ति है। क्रोचे साहब का क्या मानना है कि कला अभिव्यक्ति है या कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। क्रोचे साहब का मानना है कि कला अभिव्यक्ति है, कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। क्या है? सेकंड उन्होंने बोला कि कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। थर्ड उन्होंने बोला कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। थर्ड उन्होंने बोला कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो इन्होंने बताया है कि कला अभिव्यक्ति है, कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है और कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो इसमें से जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोचे साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो वो थे आपके इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें से, ये इटली के रहने वाले थे। सेकंड जो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था क्रोचे साहब ने? तो इन्होंने दिया था आपको थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, अंतःप्रज्ञा का सिद्धांत। कौन सा दिया था? अंतःप्रज्ञा का सिद्धांत। और इनमें से ये तीनों ही जो परिभाषाएं बताई गई हैं, ये तीनों ही क्रोचे साहब के द्वारा बताई गई हैं कि कला अभिव्यक्ति है, कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है या फिर कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो ये तीनों ही डेफिनेशन किन्होंने दी है। इसको कैसे भी बोल सकते हो आप कि कला अभिव्यक्ति है, कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है या फिर कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। ये तीनों ही तरीके से बोली जा सकती है। तो ये तीनों ही तरीके किसके द्वारा बताए गए हैं? ये बताए गए क्रोचे साहब के द्वारा। तो अब हमारे जो नेक्स्ट जो विद्वान होंगे वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारे नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है कि कला में मनुष्य अपने गंभीरतम अंतर्मन को अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? गंभीरतम अंतर्मन को अभिव्यक्त करता है। रविंद्र नेक्स्ट जो विद्वान है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि कला में मनुष्य अपने गंभीरतम
अंतर मन को अभिव्यक्त करता है। कला में मनुष्य अपने गंभीरतम अंतर्मन को अभिव्यक्त करता है। इन्होंने बोला है कि कला में मनुष्य अपने गंभीरतम अंतर्मन को अभिव्यक्त करता है। इन्होंने फिर बताया है कि जो सत्य है, इन्होंने बताया है कि जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। इन्होंने क्या बोला है कि जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। इन्होंने बोला है जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। तो ये बोला है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने बोला है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो अभी हमारे जो नेक्स्ट जो विद्वान होंगे वो होंगे टॉलस्टॉय। कौन होंगे? टॉलस्टॉय साहब। तो ये कौन थे? ये रशियन थे। कौन थे ये जो टॉलस्टॉय साहब थे, ये जो थे ये रशियन थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जो इनकी बहुत चर्चित पुस्तक है, वो है व्हाट इज आर्ट। क्या है? इनकी चर्चित जो पुस्तक है वो क्या है? वो है व्हाट इज आर्ट। ये इनकी पुस्तक का नाम है, टॉलस्टॉय जी की। टॉलस्टॉय जी की पुस्तक का नाम है व्हाट इज आर्ट। और ये कौन थे? ये रशियन थे। ये कौन थे? ये थे आपके रशियन। इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट इज आर्ट। अब इन्होंने जो डेफिनेशन जो दी है वो दी है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है कि अपने भावों को रेखा रंग ध्वनि द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि मनुष्य में वही भाव उत्पन्न हो जाए। इन्होंने डेफिनेशन दी है कि अपने भावों को रेखा रंग ध्वनि द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि वही भाव उत्पन्न हो जाए। तो ये जो है ये दी है आपको टॉलस्टॉय साहब ने। किसने दी है ये दी है टॉलस्टॉय साहब ने। तो जो इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि टॉलस्टॉय साहब कहाँ के थे रहने वाले? कहाँ के रहने वाले थे? ये थे रशियन। ये रशियन थे। इनकी फेमस पुस्तक का नाम पूछ सकते हैं, तो आप क्या बताओगे? व्हाट इज आर्ट। इनकी फेमस पुस्तक क्या है? व्हाट इज आर्ट। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के में इसमें पूछा जा सकता है कि जो सुंदर है, जो सत्य है, वही कला है। किसने बोला है? ये बोला है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। उन्होंने ये भी बताया है कि कला में मनुष्य अपने गंभीरतम अंतर्मन को अभिव्यक्त करता है। क्या बताया इन्होंने? कि कला में मनुष्य अपने। हाँ, तो अब आपके जो अगले विद्वान हैं वो हैं आपके हीगेल साहब। कौन है? हीगेल साहब। आपके अगले विद्वान कौन है? डस्टर किधर गया? आपके अगले विद्वान हैं हीगेल साहब। जो हीगेल साहब हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। जर्मन थे। हमारे अगले विद्वान कौन है? हीगेल साहब। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के? ये जर्मनी के रहने वाले थे। और जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तो वो है आपकी प्रपंच शास्त्र। इनकी जो पुस्तक है क्या है? वो प्रपंच शास्त्र। तो जो हीगेल साहब है उन्होंने कला को किस प्रकार अपने द्वारा अपने भावों में अभिव्यक्त किया है? तो उन्होंने बोला है कि कला जो है वो आदि भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। क्या बोला है इन्होंने? कि कला आदि भौतिक सत्ता को
भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। ये किसने बोला है? ये बोला है हीगल साहब ने कि कला आदि भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। और जो इनकी फेमस जो पुस्तक है वो है प्रपंच शास्त्र। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। अब जो आपके नेक्स्ट जो विद्वान हैं वो हैं आपके फ्राइड साहब। कौन है? फ्राइड साहब। फ्राइड। तो जो फ्राइड साहब हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया के। हाँ, कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। कौन थे ये? ऑस्ट्रिया। ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। हाँ, तो यहाँ ऑस्ट्रिया आएगा। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया आएगा। ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। फ्राइड जो थे कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो दी है कि कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। फ्राइड ने डेफिनेशन क्या दी है? कि कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। तो इसमें जो हीगल साहब है वो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इनकी जो फेमस पुस्तक है वो कौन सी है? प्रपंच शास्त्र। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कला के विषय में क्या बोला है? कि कला आदि भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। नेक्स्ट जो फ्राइड हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे आपके ऑस्ट्रिया के रहने वाले। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के रहने वाले। तो इन्होंने बोला है फ्राइड साहब ने कि कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। तो ये जो आपकी जितनी भी मैंने डेफिनेशन कराई हैं ये सभी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। तो अभी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन ग्रंथों पे अभी चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला जो ग्रंथ है वो है, आपका पहला ग्रंथ है शुक्र नीति सार। कौन सा है? शुक्र नीति सार, जो कि किसने लिखा है? शुक्राचार्य जी ने। किसने लिखा है? शुक्राचार्य जी ने। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो पहला ग्रंथ कौन सा है? शुक्र नीति, शुक्र नीति सार। तो जो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? शुक्राचार्य जी। कौन है? शुक्राचार्य जी। कौन है इसके? शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी ने अपने ग्रंथ शुक्र नीति सार में क्या लिखा है कला के विषय में? कि मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वही कला है। क्या लिखा है इन्होंने शुक्र नीति सार ग्रंथ में? कि मूक भी जिसका रसास्वादन, मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वही कला है। मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वही कला है। तो ये किसने लिखा है आपका? ये लिखा है शुक्राचार्य जी ने शुक्र नीति सार में, कि मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले। मूक का मतलब है गूंगा। क्या मतलब है मूक का? मूक का यहां पर अर्थ है आपका गूंगा। तो उन्होंने बोला है कि गूंगा भी जिसका रसास्वादन कर ले तो वही कला है। नेक्स्ट जो आपका है इसमें वो है आपका छिमराज जी द्वारा शिव सूत्र विमर्शनी। छिमराज जी द्वारा रचित है शिव सूत्र विमर्शनी।
ये किसके द्वारा रचित है? ये है आपका क्षेमराज जी द्वारा रचित, क्षेमराज जी द्वारा रचित। जो शिवसूत्र विमर्शनी है तो वो किसके द्वारा रचित है? ये जो है रचित है आपका क्षेमराज जी द्वारा, क्षेमराज जी द्वारा ये रचित है। तो इन्होंने क्या बोला है अपने सूत्र में कि वस्तु का रूप संवारने वाली ही कला है, वस्तु का रूप संवारने वाली ही कला है। इन्होंने क्या लिखा है? वस्तु का रूप संवारने वाली ही कला है। ये किसने बोला है? ये बोला है क्षेमराज जी ने अपने ग्रंथ शिवसूत्र विमर्शनी में, अपने ग्रंथ शिवसूत्र विमर्शनी में क्षेमराज जी ने बोला है वस्तु का रूप संवारने वाली ही कला है। तो ये जो ग्रंथ है ये शुक्राचार्य जी ने लिखा है, शुक्र नीति सार, और ये है आपका शिवसूत्र विमर्शनी जो कि लिखा है क्षेमराज जी ने। अगला ग्रंथ है आपका, अगला ग्रंथ है आपका नीति शतक। कौन सा ग्रंथ है? नीति शतक, जो कि भर्तृहरि जी ने लिखा है। किसने लिखा है? किसने लिखा है आपका नीति शतक? भर्तृहरि जी ने। तीसरा ग्रंथ है आपका नीति शतक। ये किसने लिखा है? भर्तृहरि जी ने। ये भर्तृहरि जी ने लिखा है। ये जो नीति शतक जो ग्रंथ है किसने लिखा है? भर्तृहरि जी ने। तो इन्होंने इसमें कला के विषय में क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विहीन। क्या लिखा है? साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। इन्होंने यहां पर संस्कृत में लिखा है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाण हीन। क्या लिखा है इन्होंने? साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। तो इन्होंने लिखा है कि ये जो लिखा है ये लिखा है आपका भर्तृहरि जी ने। इन्होंने लिखा है कि साहित्य संगीत और कला से हीन जो मनुष्य होता है वो बिना पूंछ और पशु के समान है। क्या है वो? बिना पूंछ पशु के समान है। साहित्य संगीत और जो कला में हीन मनुष्य जो है उसके विषय में लिखा है वो उस बिना पूंछ वाले पशु के समान है। क्या लिखा है उन्होंने? बिना पूंछ वाले पशु के समान है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जैसे कि शुक्र नीति सार आपका ग्रंथ था जो कि किसने लिखा था? शुक्राचार्य जी ने। नेक्स्ट आपका था शिवसूत्र विमर्शनी, ये किसने लिखा था? क्षेमराज जी ने। फिर आपका था नीति शतक जो कि किसने लिखा है? ये लिखा है आपका भर्तृहरि जी ने। तो अब है आपकी ये तीनों ही जो ग्रंथ हैं आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम में, मतलब एक ना एक कोई ना कोई आपसे पूछा ही जाता है ग्रंथ। तो अब जो आपका जो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक होगा वो क्या है? वो है कला की विशेषताएं। कला की विशेषताएं। नेक्स्ट क्या है? कला की विशेषताएं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? कला की विशेषताएं। कला की विशेषताएं।
तो हमारे जो भारत की जो कला की जो विशेषता है वो कुछ पृथक है और अन्य देशों की कला से। तो जो सबसे पहली जो विशेषता है वो हमारे कला की विशेषता है, कला जो है हमारे भारत की वो कैसी है, रेखा प्रधान। कैसी है, रेखा प्रधान। और दूसरी है आपकी कल्पना प्रियता। क्या है, दूसरी क्या है, कल्पना प्रियता। तीसरी जो है वो है आपकी धर्म प्रधान या आध्यात्मिक। धर्म प्रधान या आध्यात्मिक। चौथी है अलंकरणात्मक कला। कैसी है हमारे यहाँ की कला की विशेषता, अलंकरणात्मक। अलंकरणात्मक। पांचवी है प्रतीकात्मक। पांचवी क्या है, प्रतीकात्मक। और जो छठी है, उन्होंने क्या किया है कि अपनी कृतियों पर जो विद्वान है उन्होंने कृतियों पर अपना नाम नहीं लिखा है। रेखा चित्रों पर अपने जो भी चित्र उन्होंने बनाए हैं उन पर नाम न लिखना। तो छठी होगी कृतियों पर नाम ना, कृतियों पर नाम न लिखना। क्या है, कृतियों पर नाम न लिखना। तो जो हमारे यहाँ की जो ये कला है रेखा प्रधान जो है, हमारे यहाँ की जो भारत की जो कला है वो रेखा प्रधान कला है। जो प्राचीन कला है वो कैसी है, रेखा प्रधान कला है। अजंता और एलोरा की कलाओं में रेखा की प्रधानता है। दूसरी है कल्पना प्रियता। तो जो प्राचीन भारतीय जो कला है उसमें क्या है, कल्पना प्रियता बहुत ज्यादा है। कल्पना प्रियता के साथ साथ आपको उसमें आदर्शवादिता भी दिखाई देगी। तीसरी है आपकी धर्म प्रधान। तो भारतीय कला जो है वो कैसी है, धर्म प्रधान है। उसमें जैसे कि आपकी शैलियां हैं अजंता, एलोरा, राजस्थानी, पहाड़ी शैलियां, तो वो सब जो है कैसी है, धर्म प्रधान शैली है। कैसी शैलियां हैं आपकी, वो धर्म प्रधान शैली। अलंकरणात्मक, भारतीय कला में अलंकरण का बहुत अच्छा विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक। तो जो प्रतीकात्मक कला है, जैसे कि भारतीय कला में स्वास्तिक का चिन्ह दिखाया गया है और सुख का प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है। और जैसे सफेद हाथी का जो चिन्ह है वो है आपके बुद्ध के गर्भ के समय का चिन्ह। बुद्ध के गर्भ, जब बुद्ध गर्भ के समय का प्रतीक चिन्ह है। सफेद हाथी जो है वो किसके समय का है, जब बुद्ध गर्भ में थे। सफेद हाथी जो है जब बुद्ध गर्भ में थे उस समय का प्रतीक चिन्ह है। तो ऐसी चीजें हमारी भारतीय चित्रकला में उनकी ये विशेषताएं। फिर लास्ट है आपका कृतियों पर नाम न लिखना। जो प्राचीन भारतीय कार्य जो होते थे प्राचीन काल में, तो उस समय पर वो कृतियों पर चित्र नहीं लिखते थे। लेकिन जो कृतियों पर चित्र लिखने की जो विशेषता आई थी वो आई थी आपकी मुगल शैली से। तो मुगल शैली में और राजस्थानी शैली में कहीं कहीं इस पर दिखाया गया है कि कृतियों पर उन्होंने विद्वानों ने अपने नाम लिखे हैं। कृतियों पर विद्वानों ने क्या लिखे हैं, अपने नाम लिखे हैं मुगल काल से। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कृतियों पर नाम लिखना कहां से आया, मध्यकाल से मुगल शैली में। मध्यकाल में मुगल शैली में कृतियों पर नाम लिखना शुरू हुआ था। और जो प्रतीकात्मक चिन्ह है तो उसमें जैसे आप बता सकते हो, जो सफेद हाथी है, सफेद जो हाथी है वो आपके बुद्ध के गर्भ के समय का प्रतीक चिन्ह है। ऐसे ही आपकी धर्म प्रधान कला है, कल्पना प्रियता है, रेखा प्रधान है। तो जो रेखा प्रधान है वो अजंता और एलोरा में स्पष्ट होती है। रेखा प्रधान जो है वहां पर उसकी बहुत प्रधानता है, अजंता और एलोरा में। अजंता एलोरा की कला में रेखा प्रधानता है। तो आज आपका पहला जो टॉपिक था भारतीय प्राचीन कला, जो आपकी प्राचीन भारतीय कला थी वो आज आपका कंप्लीट हुआ। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो आपका हम जो अगले टर्म पे जो आपसे डिस्कस करेंगे वो हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम आधुनिक प्रागैतिहासिक चित्रकला पर। किस पर करेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रकला पर। तो दोस्तों हम फिर कल आपसे मिलते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक से प्रागैतिहासिक चित्रकला को लेकर। राधे राधे, जय हिंद।